गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ इज द जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या। चलो सर, जब तक आधा घंटा कनेक्टर आने में लगेगा जब तक अपन पुराना चैप्टर रिवाइज करते हैं। आप बस सुनते जाओ, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो सप्लाई चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सर सप्लाई चैप्टर क्या कहता है, देखो जीएसटी में एक टर्म होता है टैक्सेबल इवेंट। हर लॉ में एक टैक्सेबल इवेंट होता है। अगर वो टैक्सेबल इवेंट होगा तो ही जाके उस लॉ की एप्लीकेबिलिटी आएगी। इनकम टैक्स तब लगेगा जब मैं इनकम कमाऊंगा, वैसे ही एक्साइज ड्यूटी तब लगेगा जब मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा, वैसे ही सर्विस टैक्स तब लगेगा जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो वैसे ही जीएसटी तब लगेगा जब सप्लाई होगा। तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज व्हाट, सप्लाई। अब सर सप्लाई में तीन बातें रहती है, एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन। अगर ये एबीसी टेस्ट फुलफिल हो जाता है तो सप्लाई बन जाता है। एक्टिविटी का मतलब सेल, बार्टर, फिर ट्रांसफर, लीजिंग, ये सारी चीजें आ जाती है किसमें, एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब क्या होता है, सर बिजनेस की डेफिनेशन काफी बड़ी है। तो भले अगर कोई एक्टिविटी पूरे साल में एक बार हुई है, क्या फिर भी बिजनेस कहलाएगा? हाँ सर फिर भी बिजनेस कहलाएगा, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो या प्रॉफिट मोटिव ना हो, फिर भी वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। उसके बाद हमने देखा था कंसिडरेशन। बुक बंद कर दो, बिना बुक के रिवाइज करना सीखो। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। कंसिडरेशन में हमेशा एक चीज याद रखना कि सर जो डिपॉजिट है ना वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स नेवर बिकम द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। पर अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट को सप्लायर अप्लाई करता है, पेमेंट के लिए यूज करता है, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। कोई भी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है तो भी वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता है। उसके बाद सर स्पेशल सर्कुलर्स आए थे। उन स्पेशल सर्कुलर्स में जो पहला सर्कुलर आया था वो था डोनेशन। डोनेशन गिवन बाय इंडिविजुअल टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। सर इसमें हमने देखा था अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। पहली, डोनेशन शुड बी गिवन बाय इंडिविजुअल। दूसरा, सर पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है कि सर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई कमर्शियल गेन नहीं है। तीसरा, पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। मतलब हमारा पर्पस क्या है, गिफ्ट और डोनेशन, बदले में कुछ भी एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटीज नहीं होगी। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा सर्कुलर सर हमने देखा था, आर्टिस्ट जब कोई भी पेंटिंग आर्ट गैलरी में रखता है तो आर्ट गैलरी आर्टिस्ट को कोई भी रुपए नहीं देती। पैसे तब मिलेंगे जब कोई बायर आएगा और बायर आर्ट गैलरी से पेंटिंग को पिकअप करेगा और पेमेंट करेगा। तो जब एक आर्टिस्ट ने आर्ट गैलरी में रखा, क्या तब जीएसटी की बातें होगी? नहीं होगी। तब जीएसटी की बातें होगी कि सर जब बायर आएगा और बायर पेंटिंग को चूज करेगा और पे करेगा। थर्ड हमने देखा था सर नो क्लेम बोनस। क्योंकि मैंने पास में इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे डिस्काउंट देगी। अगर 10,000 का प्रीमियम है तो 10,000 का प्रीमियम नहीं लेगी, 2,000 डिडक्ट करेगी और 8,000 का प्रीमियम लेगी। ये 2,000 क्यों डिडक्ट हुए? सर ये 2,000 डिडक्ट हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस, क्योंकि आपने पास्ट में कोई क्लेम नहीं करा, इसलिए 2,000 रुपए क्या हो गए, डिडक्ट हो गए। तो लॉजिकली बताओ कि सर इस 2,000 पे जीएसटी की बातें होगी क्या? तो सर हमने देखा था नो क्लेम बोनस पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती है, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लेम नहीं करा तो मुझे डिस्काउंट मिला। सर ये तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, आपको क्लेम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एक बार आपने पेस्ट को फीस दे दी,
अब आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, भले आप एग्जाम दो या नहीं दो, ये आपका खुद का अधिकार है कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना। आप ये कह के नहीं बोल सकते कि भाई हमने एग्जाम नहीं दी तो पेस वालों हमको रिफंड करो। पेस वालों का काम था आपको पढ़ाना। वैसे सर नो क्लेम बोनस में क्या होता है, क्योंकि आपने पास्ट में इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा, अब आप इंश्योरेंस बंद करा रहे हो, तो कंपनी बोल रही है ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको डिस्काउंट दे देते, 10,000 का प्रीमियम है, 2,000 का क्या दे देते हैं, डिस्काउंट। तो सर जीएसटी पता है किस पे लगेगा, 8,000 रुपए पे लगेगा। इतनी बात क्लियर है। सर इसके बाद हमने देखा था सप्लाई में एक और चीज थी, बंक मारो क्लास। अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अपने मेंबर को कोई भी गुड्स या सर्विसेज देता है, उसके बदले में कंसिडरेशन लेता है, क्या इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी? हाँ सर इसके ऊपर जीएसटी की बातें होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को कुछ भी गुड्स या सर्विसेज देता है, बदले में मेंबरशिप फीस लेता है, तो इसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। ठीक है। उसके बाद स्केड्यूल नंबर 1। स्केड्यूल 1 सिंपल सी एक बात कहता है, एक्टिविटी है, बिजनेस है, कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो गिवन एक्टिविटी क्या बनेगी, सप्लाई। ऐसे टोटल कितने ट्रांजैक्शन है, 4। स्केड्यूल 1 पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेट। अगर मैंने कोई भी बिजनेस असेट्स ट्रांसफर करी पर मैंने उस पर क्या लेके रखा है, आईटीसी। अब सरकार बोलती है यार अगर आपने किसी भी चीज पे आईटीसी लेके रखा है तो फिर हमें उस पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लाके दो। आपने आईटीसी लिया है तो आपको क्या लाके देना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लाके देना पड़ेगा। अब आप तो क्या कर रहे हो ना, कोई भी बिजनेस असेट्स का परमानेंटली क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो। तो वो जो आपने आईटीसी ली उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें याद रखना आईटीसी अवेल करना कंपलसरी, आईटीसी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी असेट है जिसका मैंने परमानेंट ट्रांसफर करा पर आईटीसी ब्लॉक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैंने आईटीसी ही अवेल नहीं करी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। सर रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है, तो रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आएगा, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली आएगा। अब फैमिली में हमने क्या बात पढ़ी थी, सर फैमिली में स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वो तभी रिलेटेड रहेंगे जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर डिपेंडेंट है तो रिलेटेड माने जाएंगे और अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेटेड माने नहीं जाएंगे। ठीक है। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में रिलेटेड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक कंपनी साहिल लिमिटेड 25% या उससे ज्यादा शेयर इसमें होल्ड करता है या 25% या ज्यादा इसमें होल्ड करता है तो ये दोनों कंपनी भी आपस में क्या कहलाएगी, रिलेटेड पर्सन। अगर मैं किसी को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हूं दैट इज 51% तो भी रिलेटेड, और अगर मैं इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहा हूं उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर में हूं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो भी वो कंपनी क्या कहलाएगी, रिलेटेड पर्सन। इतनी बात क्लियर है। फिर सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जनरली स्टेट वाइज होता है, ये हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखा था। अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन एमपी में है, एक महाराष्ट्र में, एक यूपी में, रजिस्ट्रेशन आप ही का है, पर जीएसटी की दुनिया में ये तीनों रजिस्ट्रेशन को अलग अलग रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब पैन नंबर तो एक है पर रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि सर आपके एमपी में 2 आउटलेट है, तो एमपी में 2 आउटलेट है, आप चाहो तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर लो और आप चाहो तो 2 रजिस्ट्रेशन नंबर लो। अगर आपने एमपी में 2 रजिस्ट्रेशन नंबर लिए तो ये जो दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो दोनों बिजनेस है, ये आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन।
अगर एक लाइन में डिस्टिंक्ट पर्सन समझाना हो तो सिंपली आपने आपके पैन नंबर पे जितने सारे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हैं वो सारे आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग जीएसटी नंबर, इसका मतलब है वो डिस्टिंक्ट नंबर कहलाएंगे। और अगर सेम जीएसटी है तो वो कोई डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। बोलो बात क्लियर है? सर सेकेंड ट्रांजैक्शन में यही देखा हमने कि गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन तो है, पर वहां पे मैं गिफ्ट दे सकता हूं एक लिमिट तक, 50,000 पर एम्प्लॉई पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर, फिर हमने थर्ड देखा था प्रिंसिपल एंड एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर गुड्स सप्लाई हो रहे हैं बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच गुड्स सप्लाई हो, और एजेंट भी कौन सा एजेंट हो? सच्चा एजेंट। सच्चा एजेंट मतलब वो एजेंट जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा है। तो अगर यहां पे एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया विदाउट कंसिडरेशन, क्या सप्लाई बनेगा? हां सर सप्लाई बनेगा। क्या एजेंट आईटीसी ले लेगा? हां सर एजेंट आईटीसी ले लेगा। प्रिंसिपल ने एजेंट को सर्विसेज दी, क्या सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। और जब सप्लाई ही नहीं बना, क्या एजेंट आईटीसी ले पाएगा? एजेंट आईटीसी भी नहीं ले पाएगा। ट्रांजैक्शन किसका है? गुड्स का। इसमें एक और चीज, डेल क्रेडर एजेंट। सर ये डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? एक ऐसा एजेंट जो ये गारंटी दे दे कि सप्लायर आपको पूरा पूरा पेमेंट मिल जाएगा, उसी एजेंट को बोला जाता था क्या? डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट में हमने एक बात पढ़ी कि अगर सच्चा एजेंट है तो जो इंटरेस्ट है ना उसको वैल्यू ऑफ गुड्स के साथ क्या करो? कंबाइन करो, और फिर जीएसटी लगाओ उसको कंपोजिट सप्लाई मान के। पर अगर झूठा एजेंट है तो ये जो इंटरेस्ट है इसको एग्जेम्प्ट करो। क्या करो? उसको एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद सर हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। वापिस से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में दो बातें। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस यूज हो चाहे पर्सनल यूज हो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्या वो सप्लाई बनेगा? हां सर फिर वो सप्लाई बनेगा। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन हो तो वहां पे ये देखो क्या रिलेटेड पर्सन है। अगर रिलेटेड पर्सन है फिर उसके बाद देखो क्या इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तभी जाके वो क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? सर इसके बाद हमने देखा था स्केड्यूल नंबर 2। स्केड्यूल 2 सिंपली ये बताता है कि सप्लाई किसकी है? गुड्स की है कि सर्विसेज की है? तो बताओ फटाफट से। रेस्टोरेंट सर्विस, जॉब वर्क सर्विस। जॉब वर्क मतलब मैंने मेरा काम किसी और थर्ड पार्टी एजेंसी से करा है, उसको बोलते क्या? जॉब वर्क। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा ठेका ही दे दिया फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो इतनी बात क्लियर है? फिर हमने एक देखा था पगड़ी सिस्टम। सर वो पगड़ी सिस्टम क्या था? देखो पगड़ी सिस्टम इज अ सर्विस। यहां पे सर रेंट पे तो जीएसटी की बात होगी, और जो आपने टीनेंसी राइट ट्रांसफर करा उसके ऊपर भी जीएसटी की बातें होगी, नो मैटर उस टीनेंसी राइट पे स्टैम्प ड्यूटी अलग से लग रहा हो। ठीक है, इसके बाद सर हमने स्केड्यूल नंबर 3 देखा था। स्केड्यूल नंबर 3 बोलता है एक्टिविटी है, बिजनेस है, कंसिडरेशन, पर फिर भी नेगेटिव लिस्ट में है तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। तो स्केड्यूल नंबर 3 में पहला हमने देखा था एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर सर हमने देखा था फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। फिर सर हमने देखा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूपीएससी का चेयरमैन। और फिर हमने देखा था कोई भी डायरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी। सर सेल ऑफ लैंड,
एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू क्लॉज बी। ये क्या था सर? सिंपल सी बात थी कि अगर आपको पूरा पैसा ओसी और सीसी के बाद आ रहा है तो कोई जीएसटी की बात नहीं होगी, और अगर एक भी रुपया ओसी और सीसी के पहले आ गया तो पूरे अमाउंट पे हम जीएसटी की बातें करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा था एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनोस और ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है सर। शेड्यूल नंबर 3 में और कौन सा ट्रांजैक्शन कवर था सर? एक तो कोर्ट का ट्रांजैक्शन कवर था, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट में क्या क्या आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ट्रिब्यूनल में आपके एनसीएलटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन सब पे भी हम जीएसटी की बातें नहीं करते। उसके बाद हमने देखा था कि सर कुछ कुछ चीजें सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जाम करी हुई। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का लाइसेंस। अगर हमने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का लाइसेंस बेचा, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं। ध्यान से सुनना, अगर मैंने इंटर स्टेट मूवमेंट करा है ट्रक्स का, ट्राले का, इस पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होती। तो आपने ट्रक्स मूव करें, क्योंकि हमने तो ऐसा पढ़ा था कि सर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। एक आउटलेट है एमपी में और एक कहां है? महाराष्ट्र। अगर एमपी से ट्रक गया महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र से वापस आया किधर? एमपी में, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। पर वो जो ट्रक रिपेयर हुआ है वहां पे, वो जो रिपेयर के चार्जेस है सिर्फ उसके ऊपर हम जीएसटी की बातें करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या सर? उसके बाद हमने देखा था कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होता था सर? कोई भी सर्विसेज जहां पे बंडल करके मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं तो डब्बा साथ में आता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो सर रेस्टोरेंट में सिर्फ अकोमोडेशन नहीं होता, अकोमोडेशन के साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट डिनर की फैसिलिटीज भी मिलती है। इन सब सर्विसेज को बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल जब हम लैपटॉप खरीदेंगे तो ये लैपटॉप के साथ बैग हमेशा साथ में आपको मिलेगा। दिस इज ऑल्सो व्हाट? कंपोजिट सप्लाई। बॉटल खरीदी तो सिर्फ बॉटल के साथ वो जो ऊपर का आउटलेट है, कवरिंग है, वो हमेशा साथ में ही मिलेगा। जब कोचिंग आए तो कोचिंग में नोट्स हमेशा आपको साथ में ही मिलेंगे। तो पता कैसे चलेगा कंपोजिट है? सर हमको देखना है 3 चीजें। पहला, अगर बंडल में से कोई भी एक ऐसी सर्विसेज है जो प्रिंसिपल है, जो मेन है, जो प्रीडोमिनेंट है। दूसरा, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। जानबूझ करके सिर्फ बेचने के लिए बंडलिंग नहीं करिए। अगर मैं बॉटल के साथ मोबाइल फोन बेच रहा हूं, ऐसा जनरली होता नहीं है, पर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि बॉटल नहीं बिक रही थी और आपने सोचा कि मोबाइल की आड़ में बॉटल भी बेच दें। नाउ दिस इज नॉट नेचुरली बंडल्ड। बोलो बात क्लियर है? तो प्रिंसिपल हो, नेचुरली बंडल्ड हो और 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज हो। इस केस में सर वो जो प्रिंसिपल आइटम है ना, उस प्रिंसिपल आइटम पे जो जीएसटी का रेट लगा, उसी के ऊपर पूरे के बंडल के ऊपर जीएसटी का रेट लग जाएगा। उसके बाद मिक्स सप्लाई। सर मिक्स सप्लाई में ऐसी कोई प्रिंसिपल के आइटम की बात नहीं है। एक दुकानदार दिवाली के टाइम पे चॉकलेट्स भी डाल रहा है, फायर क्रैकर भी डाल रहा है और 2 चीजें और भी डाल रहा है। नाउ दिस इज नॉट कंपोजिट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है पता ही नहीं है कि वो मिठाई को इंपॉर्टेंट मानू, वो फायर क्रैकर को इंपॉर्टेंट मानू, या जो 2 अलग अलग चीजें डाली उसको इंपॉर्टेंट मानू। तो सरकार ने बोला ऐसे केस में आप एक काम करो, जो सबसे हाईएस्ट रेट है उस हाईएस्ट रेट को ले लो। बोलो बात क्लियर है क्या? तो मिक्स सप्लाई के केस में कोई नेचुरली बंडल्ड नहीं है। यहां पे हम किसको पकड़ेंगे सर? हम यहां पे उसको पकड़ेंगे जिसका रेट सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। अब बहुत सारे सर्कुलर है। पहला आया प्रिंटिंग का। तो सर प्रिंटिंग के सर्कुलर में सिंपल सी बात है, अगर बुक प्रिंट कर रहे हो, ब्रोशर प्रिंट कर रहे हो, एनुअल रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हो, जहां पे सर आप अपना कंटेंट और कंटेंट के साथ कॉपीराइट भी प्रिंटिंग वाले भैया को ट्रांसफर कर रहे हो,
अब यहां पे कागज की कीमत नहीं है, यहां पे कीमत किसकी है? कंटेंट की कीमत है, उस प्रिंटिंग की कीमत है। तो यहां पे है तो कंपोजिट सप्लाई, पर इस कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? प्रिंटिंग। सर आप शादी का कार्ड बनवा रहे हो, सॉरी का कार्ड बनवा रहे हो, अब ये सब चीजों में सर कंटेंट का कुछ नहीं होता, कंटेंट तो वही एज इट इज सेम रहता है। तुम्हारी शादी हो मेरी शादी हो, कंटेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। पर यहां पे कीमत किसकी है? उस कार्ड की। तो वो जो कार्डबोर्ड है उसकी ज्यादा कीमत है। तो यहां पे भी ये कंपोजिट है, पर यहां पे जो मेन एलिमेंट है वो कागज है, यहां पे छपाई मेन एलिमेंट नहीं है। तो यहां पे जो कागज का रेट होगा उसके हिसाब से सबके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। सर रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स, टायर्स पे रबर चढ़ाना इज अ सर्विस, और वो टायर खरीदना जिसके ऊपर ऑलरेडी रबर चढ़ा हुआ है दैट इज गुड्स। ठीक है सर, फिर एक नया अमेंडमेंट आया था रेस्टोरेंट के ऊपर। अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं, मूवी की टिकट भी बुक कर रहा हूं प्लस पॉपकॉर्न पैकेज में ले रहा हूं, तो अगर आप पैकेज में ले रहे हो तो सर यहां पे कंपोजिट है, और इंपॉर्टेंट क्या है? वो आपकी मूवी की टिकट। पर सर आप अलग अलग कर रहे हो, मूवी टिकट अलग और फिर पॉपकॉर्न अलग। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको सबका अलग अलग रेट दिया हुआ है और सबका अलग अलग जीएसटी भी दिया हुआ है, तो दिस इज नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स, और जो इंडिविजुअल रेट है उसके हिसाब से हम जीएसटी की बातें कर लेंगे। ठीक है सर, इस चैप्टर में एक और नया सर्कुलर आया था जो था हमारा शेयर्स इन अ सब्सिडरी कंपनी। जो भी नए अमेंडमेंट आते हैं ना, एमटीपी आरटीपी भरा रहता है। अभी एमटीपी आरटीपी बस अमेंडमेंट से भरा हुआ है। एक उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया फूड वाला, एक उन्होंने पूछ लिया शेयर्स इन अ सब्सिडरी कंपनी। अभी फिर एग्जाम रहेगी तो एक अमेंडमेंट में से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सर वो हमने देखा था कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी, बिकॉज गुड्स और सर्विसेज में से मनी और सिक्योरिटीज जीएसटी के परव्यू से बाहर है। ठीक है, हो गया, कुछ छूटा तो नहीं ना? बहुत बढ़िया, पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया। ठीक है, यही तरीका होता है रिवीजन का। अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो रिवीजन का यही तरीका आपको अपनाना है। रिवीजन किताब खोल के मत करो, किताब खोल के रिवीजन करोगे तो वैसे ही सब आता है। किताब खोल के रिवीजन नहीं करना है, किताब बंद करो और ऐसा सोचो कि क्या याद आ रहा है। जैसे ऑडिट है, लॉ है, तो उसमें जनरली आपको दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपकी परेशानी नहीं है, ऑडिट आप किसी से भी पढ़ लो, इंडिया में किसी से भी पढ़ लो, ऑडिट में सबको ही दिक्कत आती है। ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है, कर क्या सकते हैं। जब हम ऑडिट पढ़ते थे तो हमको भी यही लगता था कि चलो इससे पढ़ो इससे पढ़ो इससे पढ़ो, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो सब्जेक्ट ही नाश पीटा ऐसा तो करे क्या? ऐसे ही है वो, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है तो ही वो याद आता है। तो ऐसे नहीं करना है कि आप किताब देख के याद करो। देखो किताब देख के सब याद आएगा, सब याद आएगा। ठीक है, तो किताब देख के नहीं करना है। एक और चीज इसने याद दिला दी। हाँ सर, अब सुन लो वापस से, वो एक सर्कुलर आया था, अग्रीइंग टू डू और रिफ्रेन और नॉट टू डू एन एक्ट लिक्विडेटेड डैमेजेस। ध्यान है क्या आपको? सर उसमें तीन बातें थी, या तो टू डू एन एक्ट, या तो टू रिफ्रेन एन एक्ट, और नॉट टू डू एन एक्ट। इसमें सर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। एक एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि सर अगर आपके स्कूल में 23 आवर्स में जन गण मन बज रहा है, अब पास वाले नेबरहुड वाले आपको कंपनसेशन दे रहे हैं 10 लाख रुपए का, और ये कंपनसेशन में वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि वॉइस को क्या करो, कम करो। फिर हमने एक और एग्जाम्पल देखा था कि सर जो बिल्डर है ना, उसको 4 माले की परमिशन है, पर बेचारा सिर्फ 3 माले बना रहा है। इसलिए 3 माले बना रहा है क्योंकि जो नेबरहुड है वो, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारी सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आरटीपी में आया अभी, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस उन्होंने नाम बदल दिया। तो सर आइदर टू डू एन एक्ट, टू रिफ्रेन एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट। सर आपने क्या करा ना, ये पेस कोचिंग के नीचे एक कुल्फी वाले भैया है,
और कुल्फी वाले भैया ने बोला यार अपने को घंटी बजाने दो और बच्चों को कुल्फियां बेचने दो। तो प्रेरक सर ने बोला देखो वैसे यहाँ पे बहुत शोर है, अगर आप भी शोर करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे दे दो तो सब बराबर है। अब दिस इज प्रेरक सर इज टॉलरेटिंग एन एक्ट। इन सब पे जीएसटी की बात होगी अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, एग्रीमेंट होना चाहिए और सामने वाला कुछ कंसिडरेशन पे करे। एग्रीमेंट भी हो और सामने वाला क्या पे करे, कंसिडरेशन पे करे, तो ही हम जीएसटी की बातें करें। अच्छा एक बात बताओ, सामने वाले ने बोले एक काम करो 15 लाख रुपए ले लो, अलग से जीएसटी मत लो, तो क्या करें? वो जो 15 लाख है ना उसको क्या मानोगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानोगे तो क्या 15 लाख डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 18। बोलो बात क्लियर है? सर इसमें हमने देखा था कि कहां कहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई भी लॉ का वायलेशन करा है, लॉ के वायलेशन पे पेनल्टी है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। चेक डिसऑनर हो गया, फाइन है, पेनल्टी है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती। पर अगर आपने एयर की टिकट करेगी और टिकट कैंसिल करेगी तो अब जो कैंसिलेशन चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी की बातें हो जाएगी। बोलो बातें क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी पे हम कभी भी जीएसटी की बातें नहीं करते, ठीक है? हाँ जी बोलो, बहुत बढ़िया। सप्लाई, उसके बाद सेकेंड चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका भी रिवीजन फटाफट से कर लेते। सर प्लेस ऑफ सप्लाई में हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई में सर सेक्शन नंबर 10, 11, 12 और 13 आपके कोर्स में नहीं है। सेक्शन नंबर 10 बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। 10(1)(a) बोलता है वेयर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज इन्वॉल्व। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा बन जाएगा जहां पे अल्टीमेटली गुड्स की डिलीवरी करिए। 10(1)(b) इज बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में कितने ट्रांजैक्शन? 2, बिल टू और फिर शिप टू। अब बिल टू शिप टू में हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्रांजैक्शन तो 10(1)(b) का है और दूसरा ट्रांजैक्शन 10(1)(a) का है। तो 10(1)(b) के हिसाब से जहां बिलिंग करा वो बन जाएगा और 10(1)(a) के हिसाब से जहां रेसिपिएंट रहता है, जहां पे अल्टीमेटली गुड्स जा रहे हैं, वो बन जाएगा। फिर हमने देखा था सर सेक्शन 10(1)(c। 10(1)(c) बात करता है वेयर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व। अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में जहां पे गुड्स ओरिजिनली लोकेटेड है वही बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर फिर एक नया सेक्शन आया 10(1)(c)। 10(1)(c) बात करता है ओवर द काउंटर सेल की। ओवर द काउंटर सेल क्या होता है कि सर हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कार खरीद के आते हैं, इस केस में यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि अल्टीमेटली कार चलेगी कहां पे, कि अल्टीमेटली गुड्स की डिलीवरी कहां पे होगी। तो इस केस में हमने बोला कि अगर आपको रेसिपिएंट का एड्रेस मालूम है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर एड्रेस नहीं मालूम है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिर 10(1)(d) असेंबली इंस्टॉलेशन। तो असेंबली इंस्टॉलेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो बनेगा जहां पे असेंबली और इंस्टॉलेशन हो रहा है। 10(1)(e) सर 10(1)(e) के केस में चनाचोर गरम। अगर चनाचोर गरम की बात करो तो जहां पे चनाचोर गरम चढ़े, वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। 11 आपके कोर्स में नहीं है। सेक्शन नंबर 12 बात करता है सर्विसेज की। 12 तभी लगेगा जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों कहां पे हो, इंडिया में। अगर दोनों इंडिया में होंगे तो लगाओगे सेक्शन नंबर 12। एक इंडिया के बाहर होगा तो लगेगा सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 रेसिडरी सेक्शन। रेसिडरी सेक्शन सिंपल सी बात कहता है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ अवेलेबल इन द एड्रेस, इफ अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये बात करता है सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। 12(3) है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम शादी कर रहे हैं साहिल सर की और डेस्टिनेशन वेडिंग है और डेस्टिनेशन वेडिंग उदयपुर में हो रही है, तो सिर्फ उदयपुर में ये जो शादी का हॉल है वही इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, हॉल भी आएगा,
स्विमिंग पूल भी आएगा, वहां पे जो डीजे वाले बाबू आ रहे हैं वो भी आएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जितनी सारी सर्विसेज लिंक्ड है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगी। एक और चीज, मैं एमपी का, सप्लायर एमपी का, रेसिपेंट महाराष्ट्र का, प्रॉपर्टी दुबई की। इस केस में सरकार ने चीटिंग करी और यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्दो दुबई में लोकेटेड है पर प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई नहीं बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। ठीक है, इतना कोई रिवाइज नहीं करेगा जितना मैं करा रहा हूं। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद हमने देखा था कि सर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में सर जहां पे आप परफॉर्मेंस करा रहे हो, जहां पे ये बाल बाल कटवाया, फेशियल वेशियल करवाया, वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल। अब सब इधर ध्यान दो। इवेंट, इवेंट में दो बात, एक इवेंट एडमिशन और एक इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट एडमिशन मतलब जहां आप लोग कंज्यूमर इवेंट में एंट्री करेगा, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, दिस इज इवेंट एडमिशन। अब कल होली थी तो कितने इवेंट है हमारे देश में, होली लैंड था, फिर सायाजी में कोई इवेंट था, फिर और भी 3, इतने सारे भरे हुए थे इवेंट। मतलब आपको ये डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है कि इंदौर में कहां जाना है, कहीं भी चले जाओ, इतने सारे इवेंट है। ये सब इवेंट एडमिशन है। इवेंट एडमिशन के केस में जहां इवेंट हो रहा है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पर सर इतनी आसानी से इवेंट नहीं होता, उन्हें बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ती। अब होली लैंड का जो इवेंट है, अब वो क्या ऐसे ही हो जाएगा कि सर इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट वो सबसे पहले डीजे वाले भैया से कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको बुलाएंगे, साउंड सिस्टम देखेंगे, सब चीज मैनेज करनी पड़ेगी। वो मैनेज कौन करता है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इवेंट एडमिशन मतलब ये जो घूमने वाले लोग हैं, जो कंज्यूमर है वो। तो इवेंट एडमिशन के केस में ऑलवेज लोकेशन ऑफ इवेंट। इवेंट मैनेजमेंट के केस में गजब, क्लास तो खत्म हो गई है, छोड़ो। इवेंट मैनेजमेंट के केस में दो बातें, B2B है कि B2C है। अगर B2B है तो चाहे इवेंट नरक में होवे, ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर B2C है तो जहां पे इवेंट हो रहा है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बोलो बात क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। इवेंट हो गया। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में एक सिंपल सा अमेंडमेंट आया है सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में ये मैटर नहीं करता कि गुड्स जा कहां पे रहे, आपने कहां पे गुड्स दिए वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मामला है, B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, पर अगर B2C है तो जहां पे आपने गुड्स दिए वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मैंने भाई साहब को MP में गुड्स दिए, भले गुड्स फिर अमेरिका जाए, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई अमेरिका बनेगा? नहीं बनेगा अमेरिका। जहां गुड्स दिए वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन B2B है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर B2C है तो जहां से पैसेंजर ने पहला कदम रखा वो बन जाएगा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहां पे ध्यान रखना, कंटिन्यूअस जर्नी। कंटिन्यूअस जर्नी का मतलब होता है कि जो हमारी फ्लाइट है उसका बीच में अगर हॉल्ट आया और फ्लाइट चेंज हो गई तो उसको कितनी जर्नी मानोगे? 2। अगर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट जा रही है, बीच में अमृतसर में हॉल्ट आया और फ्लाइट चेंज हो गई, तो एक तो दिल्ली से अमृतसर और दूसरा अमृतसर से मुंबई। अगर दिल्ली मुंबई और फिर वापस से मुंबई दिल्ली, तो ये एक जर्नी नहीं है, कितनी जर्नी है? 2। अगर आपको पैसेज दिया हुआ है, आपको पास दिया हुआ है, तो पास दिया हुआ है तो इस पास के केस में सर हम पता है क्या करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि कहां से चढ़ेगा, तो इस केस में हम रेसिडरी सेक्शन लगा दें। बोलो बात क्लियर है? सर फिर हमने देखा था वो टेली कम्युनिकेशन। तो टेली कम्युनिकेशन के केस में क्या था ना, अगर फिक्स डिवाइसेस है तो जहां पे फिक्स डिवाइसेस लगा वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सर पोस्टपेड है तो लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस। अब मेरे को ये कोई लॉ याद थोड़ी है, मैं इतना टाइम पास थोड़ी करूंगा घर में लॉ याद करूंगा। मेरे को लॉजिक्स पता है कि पोस्टपेड है तो एड्रेस आएगा, एड्रेस आएगा तो लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस, खत्म। सर प्रीपेड है
तो प्रीपेड के केस में सर दो बातें, अगर ऑनलाइन रिचार्ज हो रहा है तो आपको लोकेशन तो पता ही होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, पर अगर आप भैया के पास जाके रिचार्ज करा रहे हो, भैया से वाउचर ले रहे हो, उस केस में भैया आपसे लोकेशन नहीं पूछेगा, तो उस केस में जो भैया की लोकेशन है वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अदर केसेस में आप लगाओगे रेसिडेरी सेक्शन। सर बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंटरमीडियरी, ब्रोकिंग सर्विसेज, सर ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ अवेलेबल, और अगर अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंश्योरेंस के केस में हमेशा हमारे पास लोकेशन ऑफ रेसिपेंट अवेलेबल रहता है, तो इंश्योरेंस के केस में ऑलवेज लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। और फिर एडवर्टाइजमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सर इसमें आपको स्टेट वाइज क्या करना पड़ेगा, प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा, ठीक है। सर कुछ कुछ इस चैप्टर में रूल्स भी हैं। रूल्स कैसे क्या है, एक रूल तो है इवेंट मैनेजमेंट का। रूल सिंपल सा ये है कि अगर अलग अलग जगह पे इवेंट हो रहे, जैसे ये अरिजीत सिंह रहते हैं ना, ये कभी भी एक जगह पे इवेंट नहीं करते, इनका पूरा टूर बुक होता है। डीजे चेतक से तो पूरा टूर बुक होगा, एक शो इंदौर में, एक शो पुणे में, एक शो महाराष्ट्र में, एक शो यूपी में, ऐसा टूर बुक्ड होगा। तो सर उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू लिखी हुई है कि हम 2 लाख इंदौर का चार्ज कर रहे हैं, 3 लाख महाराष्ट्र का चार्ज कर रहे हैं, तो उस रेशियो पे बांट दो। अगर वो नहीं है तो फिर आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रेशियो में बांट दो। सर ये गैप के रेशियोज क्वेश्चन में देगा, हाँ सर क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराएगा, ठीक है। होटल के केस में याद रखना कि सर अगर होटल आगरा में भी है, मुंबई में भी है, तो आप देखोगे नंबर ऑफ नाइट्स स्टेड। अगर ऐसा है कि बॉर्डर खोला तो महाराष्ट्र, इधर बॉर्डर खोला तो एमपी, तो फिर जितना जितना एरिया है उसके हिसाब से बांट दो। सर क्रूज है, वेसल है, क्रूज वेसल के केस में कितना कितना टाइम स्टे हो रहा है उसके हिसाब से आप कर लोगे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है भाई। ऐसा रिवीजन हमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बिना उसके, अभी मैं कुछ देख नहीं रहा हूं, ये सब मेरे दिमाग में, ये भी बंद है और सब बंद है, ठीक है, कहीं पे कुछ भी नहीं देख रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ चलो सर हम भी ऐसे ही करेंगे। यही होता है रिवीजन, ऐसे देख देख के तो मैं रिवीजन करा दूंगा तुमको हाईलाइट करके, उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसमें बस मैंने जो लिखा हुआ है वही आपको बताना है। ऐसे रिवीजन में दिमाग पे जोर जाएगा कि हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा है तो ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ याद आ रहा है, ठीक है। सर एडवर्टाइजमेंट के केस में क्या क्या सर्कुलर्स है, तो उसमें हमको जनरली ध्यान नहीं रखना है। अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है टीवी पे तो हम ऐसा मानते थे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, और एक काउंसिल है बार्स, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, उसका हमको लास्ट क्वार्टर, लास्ट वीक ऑफ अ लास्ट क्वार्टर का फिगर लेना पड़ता है, ठीक है। सर लगे हाथ रजिस्टर्ड पर्सन का भी रिवीजन करा दो, कर लेते भाई। रजिस्टर्ड पर्सन में हमने देखा था कि सर हर जने को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस होता है तो ही रजिस्ट्रेशन कराना है। जिस दिन टर्नओवर क्रॉस होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ वही आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट बन जाएगी। अगर 30 दिन के बाद अप्लाई करा तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो दिन हो जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आएगी, टैक्सेबल भी आएगा, एग्जेम्प्ट भी आएगा, निल रेटेड भी आएगा, एक्सपोर्ट्स भी आएगा, और जितने भी मेरे डिस्टिंक्ट पर्संस हैं उन सबका टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। अगर मेरे एक आउटलेट एमपी में, महाराष्ट्र में, यूपी में है तो सबका टर्नओवर आपको काउंट करना पड़ेगा। दूसरा 3 लिमिट है, 10, 20, 40। अगर मैं एमएमएनटी से गुड्स दे दूं या सर्विसेज दे दूं, लिमिट लगेगी कितनी, 10 लाख। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सर 20 लाख की लिमिट कहां पे है, तो देखो जनरली तो 20 लाख की लिमिट ही है, कुछ ना कहे क्वेश्चन तो लिमिट कितने की, 20। और स्पेसिफिकली ये 6 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में तो हमेशा कितनी लगेगी, 20 लाख। तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना और पुडुचेरी, सैमपुट, संपत, जैसे भी आपको ध्यान रखना है। यहां पे लिमिट है कितनी, 20 लाख।
और 40 लाख की लिमिट है अगर ओनली एंड ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा होगा, और वो भी इन 10 स्टेट्स को हटा के। और इस गुड्स में क्या क्या शामिल नहीं है? टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, वो दोस्त खा के आया था टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, उसके बाद फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स। यहां पे 40 लाख की लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे वापस से कौन सी लिमिट लगेगी? 20 लाख की लिमिट लगेगी। ठीक है सर, इसके बाद हमने देखा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता हूं तो कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपके ऊपर वो 10-20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है सर, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में एक एक्सेप्शन, अगर आप नोटिफाइड प्रोडक्ट्स या नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स देते हो तो आपके ऊपर लिमिट लग जाएगी। एक चीज याद रखना सर, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और प्रोडक्ट उसको कहेंगे जहां पे हाथ का काम ज्यादा हुआ है। यहां पे 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट तो कितने की लगेगी? 20 लाख। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराओ एक्सेप्ट नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। एनआरटीपी सर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपको किसी का टीडीएस सीसीएस काटना है तो आपको एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ टीडीएस डिडक्टर ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। ठीक है सर, फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, ओइडार को रजिस्ट्रेशन लेना है, ऑनलाइन गेमिंग वाले को रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, उसके बाद सर हमने देखा था नो रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एग्जम्प्ट गुड्स में डील कर रहा हूं, नो रजिस्ट्रेशन। अगर मेरी सप्लाई है जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाला टैक्स देगा, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सामने वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है सर, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफओ और इंडिविजुअल एचयूएफओ एग्रीकल्चर गुड्स बेच रहे हो आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड, तब भी कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बोलो बातें क्लियर है क्या? चलो अच्छा, अब सुनो, आज टेस्ट में लिखने की टिप्स दो। ठीक है, सुनो ध्यान से। टेस्ट कंपलसरी देना, टेस्ट देने से ही आपको मालूम पड़ेगा हमको कितना आता है। ठीक है, पढ़ाई आपको बहुत सीरियसली करनी पड़ेगी, सीरियसनेस का स्तर बहुत ज्यादा होना चाहिए तो ही पास हो पाओ, है ना। मेरा खुद का भी भाई है जो सीए कर रहा है। ठीक है, वो मेरा कजिन ब्रदर, वो रोज 4 बजे उठता है, रोज। उसके घर वाले पागल हो गए, बस उसके मन में मैंने ऐसा बोल दिया रैंक लानी। पता नहीं वो कौन सी शुभ घड़ी थी, मैंने बोल दिया रैंक लानी, उसके दिमाग पे बात चढ़ गई। अगर रैंक की सोच रहे हो तो रैंक आती नहीं आसानी से। रोज उठ रहा है 4 बजे, उसने एक कोचिंग ऑफलाइन नहीं ली है, सारी कोचिंग वो ऑनलाइन कर रहा है। उसको मैंने बोला है कि रैंक लानी है तो बेटा 3-4 महीने पहले कोर्स खत्म होगा तो ही रैंक आएगी, ऐसे रैंक नहीं आती। रैंक का सपना सजाना बहुत, सब सजाते कि रैंक आएगी रैंक आएगी, जब आते हैं आखिरी में तो पास होने के भी लाले आते कि इतना सारा कोर्स है, साला पढ़ाई कैसे करे। अगर आखिरी का वेट करोगे भाई बहुत दिक्कत आई, आखिरी में ज्यादा समय बचता नहीं है, अभी से प्लान करके चलना पड़ेगा। तुम ऐसा सोचोगे चलो अभी सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो, आखिरी में निपटेंगे जो होगा, कुछ नहीं होने वाला आखिरी। आप ऐसा सोच रहे हो चलो ठीक है ऑडिट का आखिरी में याद करेंगे, वैसे अभी याद करेंगे तो भूल जाएंगे। आधे बच्चे यही सोच के बैठे अभी याद करेंगे तो भूल जाएंगे। बेटा अभी याद करेंगे तो भूल जाएंगे, पर फिर भी थोड़ा बहुत याद रहता है। आखिरी में सोचोगे कि आखिरी में ही याद करेंगे तो बेटा फिर भगवान ही मालिक। ठीक है, इंटर को हल्के में मत लेना। इंटर में एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या आती है? इंटर में आप अपने आप को बड़े समझने लगते हो। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है और ये आपके साथ भी प्रॉब्लम। इंटर में हमको क्या लगता है ना कि हम कहीं के राजा हैं और हम जो करेंगे वो सब सही है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, इंटर में पास होने के लिए कुछ भी नहीं करना। इंटर में जो आपको फैकल्टी पढ़ा रहा है ना उसको घर पे जाके पढ़ लो, जैसा जैसा आपको फैकल्टी बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ। हर फैकल्टी को बहुत एक्सपीरियंस,
सबको मालूम है कि इंटर कैसे पास कराए, तो दिक्कत किस बात की है ना, आपको यकीन ही नहीं होगा उनकी बातों पे। यकीन होगा बस एक बार अगर अपने को वो फेल दिख जाएगा ना, तो फिर यकीन होता है, अरे यार सर ने तो बोला था ये करने को। अभी मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं, बच्चे बोलते सर वो एग्जाम में जब पेपर लिखते हैं ना, तो आपकी बात याद आती है। मैंने बोला कौन सी? बोले सर वही 3 बार रिवीजन करना है, 2 मॉक टेस्ट देना है। वो पेपर लिख रहे हैं और उनको मेरी बात याद आ रही। इतना टाइम मत लगाओ बात को याद आने में कि टाइम चला जाए, ठीक है। इंटर को प्लीज हल्के में मत लेना। यहां पे अटेम्प्ट लगता है ना, तो बहुत सारी चीजें दिक्कतें देती है। आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी, फाइनल का अटेम्प्ट डिले होगा, तुम्हारे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे, यहां पे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और इंटर फैकल्टी का गेम नहीं है। इंटर फाइनल इज ट्रूली योर्स गेम। हर फैकल्टी अच्छा ही पढ़ाता है, कोई फैकल्टी बुरा पढ़ाता ही नहीं। हर फैकल्टी वही फैकल्टी पढ़ा रहा है जिसको 5-10 साल पढ़ा पढ़ा के उसने खुद ने जीएससी इतनी बार पढ़ लिया, वो क्या पढ़ा है। अब जैसे पूरा जीएससी बंद कर दो, रात में मेरे को उठा के बटन चालू करोगे तो मैं पूरा जीएससी बोल दूं। ऐसे ही हर फैकल्टी का एक्सपर्टाइज होता है, वो वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे। हमको एक ही पढ़ाना है, तुमको 6 पढ़ने। हमको 6 नहीं पढ़ाने, तुमको 6 पढ़ने। तो तुम्हें खुद को टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई कैसे टाइम एलोकेट कर रहा है। सेल्फ स्टडी रोज 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। फिर वो आपको घर जाके नींद आए उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो आएगी नींद। और रैंक लानी है तो फिर मार्क माय वर्ड्स कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रैंक का पोटेंशियल बहुत कम बच्चों में होता है। वो खुद फैकल्टी को दिखता है कि रैंक का पोटेंशियल है या नहीं, खुद ही फैकल्टी बता देगा इस बच्चे के रैंक आएगी, इस बच्चे के रैंक नहीं आएगी। वो तुम्हारे पूछने से नहीं आएगा। जैसे बहुत बच्चे रहते हैं ना, वो खुद आंसर लिख के भेजते हैं। तो एक बच्ची थी, वो रोज आंसर लिख के भेजते, तो हमको ऐसा लगा उसकी रैंक आएगी, और उसकी भी रैंक नहीं आई, उसके 520 कुछ नंबर है, पास वो दोनों ग्रुप हो गए। तो रैंक लाना इज नॉट अ कप ऑफ केक, मतलब सबके लिए इतनी आसान बात नहीं है। जो रोज पढ़ा रहे हैं, मेरा तो सिर्फ 50 नंबर का ही है, पर मेरे वाले सब्जेक्ट से आपको दूसरे सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज मिलेगी, क्योंकि पढ़ते कैसे वही नहीं मालूम। रट्टे बट्टे प्लीज मत मारो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे रट्टाफिकेशन से। सारे पेपर कॉन्सेप्चुअल बन रहे, सारे, ऑडिट का हो, जीएसटी का हो, डायरेक्ट टैक्स हो, अकाउंट्स हो, सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जिसने लास्ट डे पे पूरा कोर्स कर लिया वही पास होगा। ये बातें सर आप अभी क्यों बता रहे हो? 3 महीने बाद बताना। 3 महीने बाद बताने की बात ही नहीं। अभी अवेयर रहोगे तो आगे ढंग से तैयारी करोगे। 3-4 महीने बाद तुमको सुध ही नहीं रहेगी, होश ही नहीं रहेगा आखिर पढ़ना कैसे। ठीक है, कंपलसरी टेस्ट देना। प्रेजेंटेशन का इश्यू मत करना टेस्ट में। मैं आपको नंबर दूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन है जो बड़ा सा केस स्टडी, सिंपली प्रोविजन लिखो, एनालिसिस लिखो और कंक्लूजन लिखो। ठीक है सर, अगर टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा हो खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कम से कम आप टेस्ट देके आपको रियलाइज होगा कि हमको कुछ नहीं आ रहा है। वो बच्चा जो टेस्ट दे ही नहीं रहा है, वो तो अंधेरे में जी रहा है। उसको तो जब वो एग्जाम लिखेगा तब रियलाइज होगा, ओ भाई अपने को तो कुछ आ ही नहीं रहा। कम से कम तो अगर तुमने खाली भी छोड़ा ना, तो बेटा इंसान का गुरूर इतना होता है कि साला मैं खाली कैसे छोड़ सकता हूं। आप चाह के भी खाली नहीं छोड़ पाओगे, आपका ईगो आपको छोड़ने नहीं देगा। आप बोलोगे खाली कैसे छोड़ सकता हूं, सर ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, 3-3 बार रिवीजन कराया, कुछ तो लिखूंगा। ठीक है चलो, 8 बजे आपके पास टेस्ट आएगा, 9 बजे तक मेरे पास ऑनलाइन कॉपी आ जानी चाहिए। जिसकी ऑनलाइन कॉपी मेरे पास 9-10 तक आ गई, उसी की कॉपी चेक होके मिलेगी। ठीक है, और फिर कल वो कॉपी आप मेरे को ऑफलाइन सबमिट कर दे। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।